नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का वेरिएशन डाइल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखा था। ठीक है बेटे, कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसके लैम्डा एम की वैल्यू और कापा की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। ठीक है बेटे, और बहुत बखूबी हमने पिछले वीडियो में ये सारी बातें समझ ली थी और हमने वहाँ पे ये बात देखी थी कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, ज़्यादा उसमें सॉल्वेंट डालते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो सॉल्यूशन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो, दोनों में ही लैम्डा एम की वैल्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बेशक वहां पे हमने ये देखा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन में जो लैम्डा एम की वैल्यू थी वो एक मामूली सा इंक्रीज देखने को मिला था। ठीक है बेटे, क्योंकि उस केस में सिर्फ मोबिलिटी ऑफ आयंस यानी कि स्पीड ऑफ आयंस में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि अल्फा तो किसी भी डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% होता है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी बेटे जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किए थे, क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन पे या किसी भी डाइल्यूशन पे अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% होता है, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस के इंक्रीज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब हम उसे डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ी सी लैम्डा एम की वैल्यू में जो इंक्रीज आया था वो किस कारण से आया था, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। वॉल्यूम कैसे बढ़ गया बेटे, क्योंकि हमने उसे डाइल्यूट किया था। ठीक है, तो जब हमने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को तो वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो आयंस के बीच में दूरी बढ़ी, और आयंस के बीच में अगर दूरी बढ़ती है तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयंस के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम पड़ता है, और इस वजह से आयंस फ्री होके मूव कर सकते हैं, यानी पिछले की तुलना में ज्यादा फ्री होके मूव कर सकते हैं, और उस वजह से उनकी स्पीड में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, और हमने जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हमने लिया था तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती थी, जिसके कारण से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ता था और साथ साथ आयंस की मोबिलिटी भी बढ़ती थी, और इन दोनों के बढ़ने के कारण एक सडन इंक्रीज आपको लैम्डा एम की वैल्यू में डाइल्यूशन के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में देखने को मिला था। ये सारी जानकारी हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। आज उससे आगे का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, और वो आगे का जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है वो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटे, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है बेटे, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। प्रश्न उठता है बेटे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, यानी हम कब कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया। ठीक है बेटे, अब सपोज करो कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आपने नमक अब जो घर में इस्तेमाल करते हो NaCl वो है आपके पास। ठीक है, और आपने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर आपने NaCl डाल दिया। ठीक है, सपोज कर लो 2 चम्मच NaCl आपने डाल दिया और उसको खूब बढ़िया से आपने घोल दिया उसके अंदर, तो आपका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। ठीक है बेटे, और जब आपने 2 चम्मच नमक एक ग्लास पानी में डाला है तो उसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि सॉल्यूट आपने ऐड किया है, तो वो सॉल्यूशन आप चख के देखोगे तो नमकीन आपको लगेगा, यानी कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है बेटे, अब आपने किया क्या कि 20 लीटर पानी आपने एक बकेट में रखा था। ठीक है बेटे, और उसके अंदर एक ग्लास जो सॉल्यूशन आपका नमक वाला था उसे आपने उसमें पलट दिया। 20 लीटर पानी में आपने उसे पलट दिया। ठीक है बेटे, आपने जो 20 लीटर पानी बकेट में लिया था पहले आपने उसको टेस्ट करके देखा, और बाद में उसमें एक ग्लास जो आपके पास सॉल्यूशन था उसे पलटने के बाद फिर से आपने उसे टेस्ट करके देखा, तो आप देखोगे कि दोनों के टेस्ट में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है बेटे, वो भी पानी का स्वाद दे रहा होगा, और जो एक ग्लास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने 20 लीटर पानी में मिलाया है उसको भी जब आप टेस्ट करोगे तो वो भी सेम स्वाद वैसा ही दे रहा होगा जैसा कि पहले वाले केस में था। ठीक है बेटे, इसका मतलब आपने सॉल्वेंट की मात्रा जो सॉल्यूशन आपका था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ले लिया, और बहुत ज़्यादा अगर हम सॉल्वेंट ले लेते हैं
तो हम कहते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या हो गया है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया है। ठीक है बेटे, उस समय वॉल्यूम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है बेटे, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने उसी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि लैम्डा एम नॉट के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। लैम्डा एम का मतलब हुआ मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ पे जो नॉट हमने लगा रखा है, ठीक है बेटे, उसका मतलब है एट जीरो कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन, और जीरो कंसेंट्रेशन कब आएगा, ठीक है बेटे, जब आपने सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया होगा, या उसी डाइल्यूशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और इनफाइनाइट शब्द अगर आपको कंफ्यूज करे तो फिर वही एक ग्लास सॉल्यूशन आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का बना के और उसे एक बाल्टी पानी में डाल दो। ठीक है बेटे, तो आप देख लो कि वो सॉल्यूशन हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा कर दी सॉल्यूशन की तुलना में। ठीक है बेटे, या सॉल्यूट की कंपैरिजन में, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, हेवीली डाइल्यूटेड हो गया, या उसी को हम कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया। ठीक है बेटे, तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, या उसी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटे, कई बुक यहाँ पे लैम्डा एम इंफिनिटी भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग इंफिनिटी लिखा तो इसका मतलब वो डाइल्यूशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम जीरो लिखते हैं तो उसका मतलब हम उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। और कंसंट्रेशन जीरो कब होगा, जब सॉल्यूशन हमने हाईली डाइल्यूट कर दिया होगा, यानी इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया होगा। और इनफाइनाइट का मतलब मैंने आपको समझाया कि अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा ले लो आप, तो उसको हम कहते हैं, जैसे एक ग्लास आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया था और उसे आपने 20 लीटर पानी आपके पास बकेट में था, उसके अंदर मिला दिया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया। ठीक है बेटे, तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, ठीक है बेटे, तो उस केस में जो अल्फा होगा वो 100% होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा होता ही 100% है किसी भी डाइल्यूशन पे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, अल्फा की वैल्यू बेटा क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया बेटा, तो फिर तो अल्फा उसका भी कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, और अल्फा 100% हो गया, इस बात का क्या मतलब है, वो बेटे इस बात का मतलब है कि जितने आयंस थे सारे टूट के बिखर गए, यानी अब उससे ज्यादा आयंस आपके सॉल्यूशन में नहीं हो सकते, यानी उस समय आपके आयंस की संख्या होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो इनफाइनाइटली जब डाइल्यूट आपने किया, तो इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के समय अल्फा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अल्फा उसका 100% होगा, और 100% होगा इसका मतलब आयंस की संख्या मैक्सिमम होगी। अब उससे ज्यादा आयंस की संख्या सॉल्यूशन में नहीं हो सकती। ठीक है बेटे, और साथ ही साथ जो स्पीड ऑफ आयंस होगा, जो आयंस आपके सॉल्यूशन में है, उनकी जो स्पीड होगी वो भी मैक्सिमम होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा आपने कर दिया है, आयंस बहुत दूर दूर हो गए हैं, और उनके आयंस के बीच में जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो भी शून्य हो चुका है, ना के बराबर हो चुका है, और बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं। इस समय आयंस की स्पीड मैक्सिमम होगी, यानी दोनों फैक्टर मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं, और इसका मतलब इससे ज्यादा किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है बेटे, इससे ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक्सट्रीम केस है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या दूसरे शब्दों में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जब हमने उसे क्या कर दिया हो, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया हो। ठीक है बेटे, तो इस बात को हम क्या कहते हैं, लैम्डा एम नॉट कहते हैं। ठीक है, अब बेटे जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसकी स्टडी डिबाय और हक्कल, ठीक है बेटे, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, डिबाय अलग है, हक्कल अलग है। इन दोनों ने मिलके मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिया किसी सॉल्यूशन का, और उसको स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ वेरी करके देखा। ठीक है बेटे, यानी क्या हुआ कि डिबाय और हक्कल ने लैम्डा एम को स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ
प्लॉट करके देखा, ठीक है बेटे। तो उनको एक ऐसी इक्वेशन मिली बेटे, देखो ये डिबाय हैकल इक्वेशन कहलाता है। लैम्डा mc, ये c का मतलब किसी कंसंट्रेशन पे, तो मोलर कंडक्टेंस एट अ गिवन कंसंट्रेशन को इस लैम्डा mc को प्लॉट किया गया रूट ओवर c के साथ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट किया गया। तो ये जो इक्वेशन आई हुई है इसे हम डिबाय हैकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है बेटे। और अगर इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ करें, और उसका मैंने एक ग्राफ बना रखा है यहाँ पे, जैसे y एक्सिस पे आपने क्या लिया, लैम्डा mc लिया, तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे लैम्डा mc ले लिया है, और x एक्सिस का देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ c प्लॉट किया गया है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे जो m के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, यानी m की वैल्यू आ रही है -a, जो कि बेटा स्लोप कहलाएगी, और जो c है जिसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं वो आ रहा है बेटा लैम्डा m नॉट, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यानी जब ये कंसंट्रेशन 0 हो जाए, यानी यहाँ पे पहुंच जाओ, तो उस समय जो मोलर कंडक्टेंस होगा उसको हम कहते हैं लैम्डा mc या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये डिबाय हैकल इक्वेशन है जो लैम्डा mc और स्क्वायर रूट ऑफ c में प्लॉट किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो इसका ग्राफ नेगेटिव स्लोप की एक लाइन, ठीक है बेटे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसका और उसका स्लोप कितना है, -a है, यानी नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसे ही बनती है। आपने मैथ्स में बेटे 11th क्लास में इस बात को पढ़ा होगा कि नेगेटिव स्लोप की लाइन हमेशा जैसे प्लेन लैंड कर रहा होता है ना, उस टाइप की बनती है, ठीक है बेटे। तो ऐसा बनता है। चलो, ये तो था डिबाय हैकल इक्वेशन, यानी इसको ऐसे प्लॉट करके देखें तो इस टाइप का होता है, ठीक है बेटे। अब बात करते हैं जरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये पाया ये गया कि ये जो ग्राफ डिबाय हैकल ने बनाया है ये KCl के लिए बना हुआ है, ठीक है बेटे, KCl के लिए बनाया हुआ है। और KCl का वेरिएशन भी जब देखा गया स्क्वायर रूट ऑफ c और लैम्डा m के साथ जो वेरिएशन देखा जा रहा है, इसके लिए KCl सॉल्यूशन के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन, अगर राइट साइड में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है बेटे। और कंसंट्रेशन घट रहा है इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ रही है। यानी जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो लैम्डा m की वैल्यू में मामूली सा इंक्रीज आ रहा है। ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है बेटे। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिबाय हैकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है बेटे। डिबाय हैकल इक्वेशन किसमें है, मोलर कंडक्टेंस और स्क्वायर रूट ऑफ c में जो एक वेरिएशन होता है, ठीक है बेटे, उसका जो ग्राफ होता है उसको जो प्लॉट किया जाता है इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन को तो हम डिबाय हैकल इक्वेशन कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है इस डिबाय हैकल इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है बेटे। यानी जैसे जैसे हम डाइल्यूशन घटाते जाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते जाते हैं, यानी कंसंट्रेशन घटाते जाते हैं, वैसे वैसे लैम्डा m की वैल्यू में स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है बेटे। अब चूंकि आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब इस स्ट्रेट लाइन को आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे, एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब इसे आप अगर बढ़ाते हो तो ये y एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा, ठीक है बेटे। तो जो इंटरसेप्ट आया, यहाँ देखो c के सामने क्या है, लैम्डा m नॉट। इस समय जो c की वैल्यू आई, यानी जो इंटरसेप्ट आया ग्राफ का, वो कहलाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यानी ये वैल्यू आपको क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। यानी कि बेटे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा m नॉट can be obtained graphically निकाल सकते हैं। और क्या करके भाई, by extrapolating the graph। by extrapolating the graph, ठीक है बेटे। ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट अगर किया जाए तो हम
इंटरसेप्ट हमें मिलेगा वाई एक्सिस पे, और वही वैल्यू क्या कहलाएगी बेटे, लैम्डा एम नॉट कहलाएगी। जैसा कि इस डिबाय हकल इक्वेशन में आप देख सकते हो, अगर इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करके देखें, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डिबाय हकल इक्वेशन को फॉलो करता है, जैसा कि वेरिएशन आपको पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। सेम उसी टाइप का वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है। वहां पे आपको बताया गया था कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जब उसे लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ सी में प्लॉट किया जाता है, ठीक है बेटे, तो वो डिबाय हकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और इस ग्राफ को जब हम एक्सट्रापोलेट करते हैं तो जीरो कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस आता है बेटे, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, वो ग्राफिकली हम निकाल सकते हैं कर्व को एक्सट्रापोलेट करके, ठीक है बेटे। लेकिन अब आते हैं जरा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे ये एसिटिक एसिड का लिया गया। अब इसको जब प्लॉट किया गया स्क्वायर रूट ऑफ सी और लैम्डा एम के रिस्पेक्ट में, तो पाया ये गया कि जब बेटे कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा थी, उस समय लैम्डा एम सी की वैल्यू बहुत कम है, और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू में अचानक वृद्धि आती है, मतलब सडनली इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाता है, तो सडन इंक्रीज देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो अब बेटे कोई पूछे आपसे, क्या पूछे आपसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है क्या वो डिबाय हकल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो बेटे चूंकि ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे जो ग्राफ आया है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आया है, तो हम कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिबाय हकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है बेटे। वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो डिबाय हकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। चलो एक बात तो ये है कि डिबाय हकल इक्वेशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट does not follow डिबाय हकल इक्वेशन, डिबाय हकल इक्वेशन इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये दूसरी बात आ गई। और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल कर्व है, आप कितना भी इसे एक्सट्रापोलेट कर लो, ये y एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ग्राफिकली आप एक्सट्रापोलेशन करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, ये कभी भी y एक्सिस को चाहे आप कितना भी एक्सट्रापोलेट कर लो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिबाय हकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, क्योंकि वहां पे मोलर कंडक्टेंस में सडन इंक्रीज देखने को मिलता है और इसीलिए वो ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होता है, ठीक है बेटे। बात समझ में आ गई आपके? तो इसका मतलब लैम्डा एम नॉट cannot be obtained graphically, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में पहला तो डिबाय हकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, और दूसरी बात लैम्डा एम नॉट की वैल्यू यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हम ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते। ये दो बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटे। ओके, तो अब अगर लैम्डा एम नॉट हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, तो फिर वो क्या तरीका है अगर हम चाहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालें, तो किस तरीके से हम निकाल पाएंगे, ठीक है बेटे। अभी ये सोचने की बात थी, तब तक एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया जिसके आधार पे हम उसको यूज करके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी आसानी से निकाल सकते हैं, और वो लॉ मैंने यहाँ लिखा हुआ है कोलरॉस लॉ, ठीक है बेटे। तो कोलरॉस लॉ क्या कहता है, और कोलरॉस लॉ क्या किस चीज का भी, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये कोलरॉस लॉ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए होता है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे काम करता है, ठीक है। यानी जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की हम बात कर रहे होते हैं
तो उस समय डाइल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी जब किसी सोल्यूशन को हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं और आयंस उस समय इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे होते हैं, उस समय जो लॉ लगता है उसे हम कहते हैं कोलरॉस लॉ। तो देखते हैं कि कोलरॉस लॉ क्या कहता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस वाला जो कोलरॉस ने दिया हुआ है, ठीक है। और इस लॉ का हम इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालने में। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली इसकी वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके उस वैल्यू को निकाल पाए थे। ये बात समझ में आई है बेटे आपके, ठीक है। तो चलिए ये ग्राफ में जरा निकाल, ये बेटा वेरिएशन ग्राफ के से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो आपको ये ग्राफ बहुत भली भांति पता होना चाहिए। इसमें सडन इंक्रीज और इसमें स्लाइड इंक्रीज, ये लीनियर ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है बेटे। और एक्सट्रापोलेशन पे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू का निकल जाना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और वहीं एक्सट्रापोलेशन पे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू का ना निकलना, ठीक है बेटे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आप लोग पढ़ रहे हो, ध्यान रहे। चलो देखते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या कहता है, ठीक है। ये लॉ बहुत सिंपल बात कह रहा है बेटे, बहुत ही सिंपल बात कह रहा है। इसका ये कहना है कि जैसे मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा, यानी जब हमने उसको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया होगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हम लिख सकते हैं उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटे, लैम्डा एम नॉट ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है बेटे, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। यानी मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन के सम के फॉर्म में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। यानी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कैटायन और एनायन मौजूद होंगे उनके इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी के सम के फॉर्म में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको NaCl के फॉर्म में दिखाया। ठीक इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2 लो, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसको आप लिख सकते हो लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस, क्योंकि क्लोराइड आयन दो आ रहे हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। तो इसमें आप देख सकते हो इससे क्लोराइड आयन डिसोसिएशन पे दो मिलेंगे, तो एक क्लोराइड आयन के मोलर कंडक्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और जो कैल्शियम आयन था उसका मोलर, यानी यहाँ आपने देखा कि कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस जो एनायन था उसके 2 गुना से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो बेटे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसका आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से लैम्डा एम नॉट अगर MgSO4 का देखना हो तो आप लिख सकते हो लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है बेटे। यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte can be expressed as sum of individual contribution of cation and anion present in the solution। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताया, और इन जनरल अगर आपको किसी के लिए लिखना हो लैम्डा नॉट की वैल्यू, तो आप लिख सकते हो लैम्डा नॉट पॉजिटिव, सॉरी न्यू पॉजिटिव लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि
ये न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव क्या बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस कैटायन या एनायन की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कौन सा आयन कितनी बार आया है। अब जैसे यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक एक बार आया है, तो ये न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव एक एक हो गया। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में आप देख रहे हो कि कैल्शियम आयन तो एक बार आया है, तो इसका मतलब न्यू पॉजिटिव इसका एक है, और लेकिन क्लोराइड आयन कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसका मतलब न्यू नेगेटिव 2 है। यानी ये इनके कैटायन और एनायन की क्या है बेटे, फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ आयंस है। क्लियर, डिसोसिएशन के बाद जितने मिलेंगे। तो ये इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जब आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो उस समय किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद कैटायन और एनायन के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर होता है। यही लॉ क्या कहलाता है, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। और यही लॉ हमारी मदद करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, बात समझ में आई। और उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने की भी मदद करेगा, और उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने में भी हमारी मदद करेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ डेटा मैं आपको लिख के दूं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के ऊपर। जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बुक के, ठीक है बेटे। तो इस क्रम में जो पहला थोड़ा सा मैं आपको डेटा लिख के दूं जो आपके बुक से ही मैंने लिया हुआ है, कि सपोज करो यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे आयंस है, और यहाँ पे लैम्डा नॉट की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो कि इसका यूनिट होता है बेटे, ठीक है, इस यूनिट में। तो H आयन का आप देखोगे लिखा होगा 349.6 बेटे। सोडियम आयन का दिया होगा ये 50.1। इस तरीके से बेटा पोटेशियम आयन का लिया हुआ है 73.5, और साथ ही साथ Ca2। इसे याद नहीं करना, ये डेटा था, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ इसको, ठीक है बेटे। बच्चे सोचते हैं क्या क्या याद करेंगे, भाई इतनी चीजें याद करने की है, क्या क्या याद करेंगे, भाई सब कुछ याद ही नहीं करना होता। कुछ डेटा आपने अपनी आंखों से देखना भी होता है कि हाँ भी क्या क्या वैल्यू है। और ये बुक में आपके डेटा टेबल बना हुआ है, लेकिन इसकी तरफ अपना ध्यान जाता नहीं है बेटे, ठीक है। तो इसलिए डेटा को मैं जरा आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटे। और इस तरीके से ये कुछ डेटा आपके पास निकाल के दिया गया है, अलग अलग आयंस के क्या कहते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आपके डेटा के तौर पे दी गई है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी मदद ले सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ। ये आपके बुक में ही डेटा है, वहां से आप देख सकते हो। मैं ले रहा हूँ इस समय एग्जाम्पल एक आपके बुक का, कोलरॉस लॉ पे बेस्ड है। ये 3.7 एग्जाम्पल है। इनफैक्ट बेटे कहता है कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट। तो इसका मतलब क्या निकालो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालो। किसका बेटे निकालो, फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है बेटे। यानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का क्या निकालिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालिए। तो बेटे कैसे निकालोगे, और ये इन आयंस का आपको कंडक्टेंस दिया गया होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको दिया गया होगा, ठीक है। आपको ये टेबल नहीं याद करना है, और मुझे क्वेश्चन में यूज करना था, इसलिए मैंने ये डेटा आपके सामने लिख दिया, आपको पेपर में दिया होगा, ठीक है बेटे। चलो अगर मुझे लैम्डा एम नॉट किसका लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड का लिखना है, तो मैं कोलरॉस लॉ की मदद लूंगा। मैं लिख सकता हूँ लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। और इन आयंस का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, मैं यहाँ से अगर लिख लूँ तो ये 119 हो गया बेटे, और प्लस ट्वाइस, और क्लोराइड आयन का है बेटा 76.3, और ये दोनों हम मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है बेटे। ऐसे अपना दोनों को जोड़ के मान से ला सकते हैं। तो 190 और ये आ गया बेटा 6 और डेसिमल 12 और 152.6 यह है बेटा। ऐड कर लेते हैं तो डेसिमल 6 9 2 11 5 1 6 और 1 7 112 बेटे 271.6, ठीक है बेटे। 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आई वैल्यू बेटे किसकी,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कौन से वाले की बेटा, कैल्शियम क्लोराइड की, ठीक है बेटे। ऐसे ही आप मैग्नीशियम सल्फेट का निकाल सकते हो, दूसरा दिया हुआ है। तो बेटा आप देख सकते हो लैम्डा m नॉट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अगर आपने बच्चों निकालना है तो बेटा कैसे लिखोगे, कोलरॉस लॉ की मदद से मैग्नीशियम आयन का मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। और बेटे यहाँ से जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं यहाँ पुट कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, लेकिन ये भी बोर्ड में आया हुआ है। आप सोचो कि बहुत सारे क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं आते पेपर में, ठीक है बेटे, कुछ आसान भी आते हैं, ठीक है बेटे। और आसान मुश्किल हो जाएगा अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। आसान कब होता है, जब आपने उसको पढ़ा होता है, ठीक है बेटे। नहीं तो बहुत आसान चीज भी आपने मुश्किल बना देनी होती है अगर उसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है बेटे। तो कृपया पढ़ते रहें बहुत जोश के साथ और बहुत ध्यान देके, ठीक है। एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, मैं डेटा वगैरह सारी चीजें लिखता रहता हूँ कि कुछ भी आपका छूट न जाए। आपका ध्यान एक बार मैं आकर्षित करता रहता हूँ जो भी आपकी किताबों में चीजें लिखी हुई हैं उन पे, ठीक है बेटे। और ढेरों सारे क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर मैं टॉपिक वाइज जब चैप्टर पूरे कर लूंगा एक दो, तो टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन वीडियोस के थ्रू आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाए और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है बेटे। कि जो चैप्टर में हमने चीजें पढ़ी उसे हम क्वेश्चन के रूप में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा मजा नहीं आने वाला बेटे, मजा आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सीखना तो पड़ेगा ही। और प्रीवियस ईयर जैसे मैथमेटिक्स वाले में मैंने स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में साथ साथ आपको 10-10 के स्लॉट में कराता हूँ, ठीक उसी तरीके से हम केमिस्ट्री में भी करेंगे, ठीक है बेटे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसे देखा जाए, ठीक है बेटे। कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयन माइग्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर हम लोग टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जरा देखते हैं आगे क्या कहते हैं, ठीक है बेटे। ओके, तो बेटे अब देखो जरा क्या बातें हैं इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि आपके पास ये एग्जाम्पल आपके बुक का 3.8 है, ठीक है बेटा। 3.8 एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल क्या कहता है, इसका कहना है कि लैम्डा एम नॉट NaCl का ये देर और लैम्डा एम नॉट HCl का तथा लैम्डा एम नॉट NaAC का। यहाँ पे AC बेटे एसीटेट आयन को कहते हैं, तो इसे पढ़ेंगे सोडियम एसीटेट। एसीटेट आयन का मतलब समझ में आ गया, CH3COO नेगेटिव, इसे कहते हैं एसीटेट आयन। तो NaCl का दे रखा है, यानी सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सबका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, NaCl का 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है, ठीक है बेटे। HCl का दे रखा है बेटे 425.9 और यूनिट तो यही रहेगा। और साथ ही साथ NaAC का दे रखा है 91.0 और इसका भी यूनिट यही रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC। HAC का मतलब हो गया एसिटिक एसिड, HAC मतलब एसिटिक एसिड। इसको सिंबॉलिकली हम क्या कहते हैं, HAC भी कहते हैं। H ये वाला और ये एसिटेट आयन है, इसे AC कहते हैं, यानी ये AC कहलाता है और ये H कहलाता है, ठीक है बेटे। तो मुझे इसका निकालना है। अब एसिटिक एसिड तो कैसे एसिड है, वीक एसिड है, यानी वीक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपने निकालना है, ठीक है। और दिया क्या हुआ आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिए हुए हैं। तो इसका मतलब बेटे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हुआ ना फिर ये कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का एप्लीकेशन, बताइए हुआ कि नहीं हुआ। ये कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का एक क्या हुआ, एप्लीकेशन हुआ। कैसे स्टेट कर सकते हो इस एप्लीकेशन को, कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू पता हो तो उनकी मदद से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि ग्राफिकली तो हम निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उसने डेबाय-हकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया था, ठीक है। एक्सट्रापोलेशन पे बात बन नहीं पाई थी बेटे। ध्यान दे जरा, सॉल्व करें कैसे करेंगे,
जरा देखा जाए बेटे, तो जब मैंने सॉल्व किया इसे, तो जो हमारी जरूरत है कि लैम्डा एम नॉट मुझे किसका लिखना है, एच ए सी का लिखना है। और इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो लैम्डा नॉट ऑफ एच पॉजिटिव, सॉरी लैम्डा नॉट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ ए सी नेगेटिव। अगर कोलरॉस लॉ लगाया जाए तो ऐसे आएगा। अब देखो ये जो चीज है H पॉजिटिव मुझे कहां से मिल सकता है, तो आप देख सकते हो कि अगर HCl को मैं कोलरॉस लॉ लगा के लिखूं तो वहां पे H पॉजिटिव मुझे मिल जाएगा, यानी कि मैंने लिखा लैम्डा नॉट ऑफ HCl, यहां से मुझे मिल जाएगा H पॉजिटिव, साथ ही साथ लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव भी मिलेगा, इसकी आवश्यकता है नहीं वैसे हमें, ठीक है बेटे। प्लस अब AC नेगेटिव का लैम्डा नॉट चाहिए तो वो आपको मिलेगा NaSe से, इसे भी ऐड कर लो क्योंकि ये आपको चाहिए, तो ऐड कर लो इसे, यानी लैम्डा नॉट ऑफ NaSe ये आपने लिख लिया। और अननेसेसरी आपके पास कौन कौन सा आ गया, ये क्लोराइड आयन आ गया और सोडियम आयन आ गया, ये आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ H पॉजिटिव और AC नेगेटिव का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस चाहिए। तो जो नहीं चाहिए ये दोनों एक साथ कहाँ मिल रहे हैं, NaCl में मिल रहे हैं। तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस NaCl वाला क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है बेटे। अगर आप इसे एक्सपेंड करके देखो अगर, तो ये लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बेटे। प्लस इसको कैसे लिख सकते हो भाई, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC नेगेटिव, इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस माइनस, इसे अगर लिखना चाहो तो लैम्डा, ये मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे कैंसिल आउट होता है, ठीक है बेटे। लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ये अगर खोल के लिखो आप कोलरॉस को लगा के तो ऐसे आया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और बेटे Na पॉजिटिव वाला Na पॉजिटिव यहाँ पे इससे दोनों से कैंसिल हो गया, यानी आपको जो चाहिए था लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव और लैम्डा नॉट ऑफ AC नेगेटिव, यही आपको चाहिए था। और इस जो मैंने यहाँ पे ये चीजें लिखी है इस तरीके से, उस तरीके से हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है। तो आपने सिंपली ये वैल्यू जो दे रखी है वो पुट कर देना है, यानी यहाँ पे डालना है 425.9 और प्लस करना है 91.0 को और फिर माइनस कर देना है 126.4, ठीक है। ऐसा कर दिया आपने और यूनिट लिख लिया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इसे सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने पे जो ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिंपल सा कैलकुलेशन बेटा, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एप्लीकेशन क्या है भाई, वो भी समझा जाए। एप्लीकेशन कोलरॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है कि टू फाइंड अल्फा, ठीक है, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m नॉट, ठीक है। यानी मोलर कंडक्टेंस किसी कंसंट्रेशन पे जो था उसको जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस था उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो 1 होता है, उसे निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोलरॉस लॉ की मदद से लैम्डा m नॉट निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये चीज आपको दे रखी होती है और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा निकाल सकते हो। और दूसरी बात क्या निकाल सकते हो कि ए, ठीक है, ये कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट और ए होता है एसिड के लिए, यानी कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और उसका अगर आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते निकालने के लिए तो फॉर्मूला होता है बेटा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऑस्टवर्ड डायल्यूशन लॉ जो कि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, तो वहीं से ये चीज आया है। तो आप देख सकते हो C तो आपको दिया होता है, अल्फा निकालने का ये तरीका है और उस अल्फा को जब यहाँ रख दोगे तो यहाँ से आ जाएगा Ka, ठीक है। तो अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का तथा डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का तथा लैम्डा m नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये सारी वैल्यूज आप कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से निकाल सकते हो और यही इस लॉ का क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसके सारे एप्लीकेशन किसके लिए है बेटे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। चलिए आइए इनके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखें तो फिर ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है
जो टाइप ऑफ सेल्स हैं आपके बुक में, जैसे ड्राई सेल हो गया और फ्यूल सेल हो गया और बेटे क्या नाम है लेड एसिड एक्यूमुलेटर, और साथ ही साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके कोरोजन का है। ठीक है बेटे, तो ये मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटे, तब तक ये कॉन्सेप्ट आज खत्म कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटे, न्यूमेरिकल जो है, और ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। आपने सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बेटा 3.9 एग्जांपल है आपके बुक का। कह रहा है कि जो कापा दे रखा है यानी कंडक्टिविटी ऑफ 0.00128, बड़ी खतरनाक कंसंट्रेशन है भाई। ठीक है, मोल पर लीटर यानी कापा ऑफ इतना कंसंट्रेशन दे रखा है इसका एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का दे रखा है। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया इज ये है बेटा 4.95 into 10 raised to the power -3 और साइमन पर सेंटीमीटर ये दे रखा है कंडक्टिविटी। और आपको करना क्या है, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर भूले नहीं हो तो इसको हम कहते हैं Ka, क्योंकि एसिड है, एसिटिक एसिड एक एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है। ठीक है बेटे, अगर आपको दे रखा है लैम्डा m नॉट कितना हो एसिटिक एसिड का, अभी हमने थोड़ा पहले निकाला भी था, तो ये दे रखा है इज इक्वल्स टू 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये अगर इतना हो तो आप क्या निकालो, Ka निकालो। तो चलो भाई देखते हैं आपने निकालना है Ka, और आपको दिया हुआ है एक तो कापा दिया हुआ है, कापा कितना दिया हुआ है 4.95 into 10 raised to the power -3 साइमन पर सेंटीमीटर, और आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक है, आपको ये चीज दे रखा है यानी Ka पूछ रहा है और ये दो चीजें आपको दे रखी है, और साथ ही साथ लैम्डा m नॉट दे रखा है एसिटिक एसिड का। ये बेटा कितना दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यानी जो चीजें आपको दे रखी है आपने क्वेश्चन में वहां से उसको निकाल के रख लिया आपके पास। ठीक है, अब देखो कि जो चीज आपको निकालनी है वो है Ka, और ये होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो भाई अब इसमें लगने वाला जो C है वो तो मुझे पता है, लेकिन अल्फा मुझे पता नहीं है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m नॉट। अब भाई लैम्डा m नॉट भी पता है और मुझे क्या नहीं पता, लैम्डा mc नहीं पता। तो फिर लैम्डा mc क्या होता है भाई, ये होता है कापा इनटू 1000 अपॉन में c। अब कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है और ये भी लग गया समझ में कि 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, फॉर्मूले लग रहे हैं 3। ठीक है बेटे, चलो तो इसका मतलब लैम्डा mc सबसे पहले निकालें क्योंकि कापा और c मुझे पता है, वो वैल्यू निकलेगी तो अल्फा आएगा, और अल्फा निकल गया तो Ka आ जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है, चलो भैया लैम्डा mc निकालते हैं। तो कापा कितना भाई 4.95 into 10 raised to the power -3 into में 1000। चलो भाई इनका तो हो गया निपटारा, और अपॉन में c। तो c कितना है, कहाँ गया, इसको लिख सकते हो 1.028 into 10 raised to the power -3। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके बेटा आता है 48.15, और यूनिट होगा इसका साइमन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये तो आ गया लैम्डा mc की वैल्यू। अब निकालते हैं अल्फा। अल्फा क्या था भाई, लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m नॉट। वैल्यू डालो बेटा 48.15 अपॉन में लैम्डा m नॉट कितना है 390.5, कोई यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन दोनों का सेम है। तो बेटे ये आता है 0.1233। ठीक है, लगभग 12.33% डिसोसिएट हो रहा है अगर परसेंटेज में आपसे पूछे। ठीक है, अब आप निकालोगे Ka, तो Ka होता है बेटा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी C कितना था 1.028 into 10 raised to the power -3 into में 0.1233 इसका होल स्क्वायर,
और अपॉन 1 माइनस 0.1233। अब ये कैलकुलेशन है, ठीक है बेटे। ऐसे कैलकुलेशन को लॉग से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो मेरा सिर्फ उसी चीज के लिए डिवोटेड होगा जिसमें मैं कैलकुलेशन आपको लॉग टेबल से करके बताऊंगा और ये आपको सॉलिड स्टेट में बहुत मदद करेगा, ठीक है बेटे, जो इस साल आपके सिलेबस में ऐड हो गया है, ठीक है बेटा। और ये सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आ रहा है वो 1.78 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है। और यूनिट भी आ जाएगा इसका मोल पर लीटर, ठीक है बेटा, क्योंकि ये अल्फा तो डायमेंशनलेस होता है लेकिन सी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को आप समझे, आज डेबाय-हकल इक्वेशन समझ पाए और साथ ही साथ कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन आपने समझा, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के लिए होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियोस देखें, आप बहुत ढंग से देखें, बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करें, ठीक है बेटे, इसमें कोई दिक्कत ना छोड़ें, ठीक है बेटा। और कृपया आप अपने वीडियोस के साथ जुड़े रहें, अपने टीचर के साथ जुड़े रहें, बहुत ढंग से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।